हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे और अपनी स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, टेंसेस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था और उसी सीरीज में आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टेंस इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है और आज हम लोग इस टेंस में हर उस कंडीशन को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और उन सभी कंडीशंस को जहां से कंफ्यूजन अराइज होता है अच्छे से समझ लें और साथ ही साथ कॉपी और पेन को लेकर भी बैठे ताकि आप एडिशनल फैक्ट राइट डाउन करते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें, कौन से टेंसेस कौन से वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले से फ्रेम करेंगे, इस टेंस में प्लेस करेंगे, तो उसकी पहचान है वाक्यों के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आएंगे। सेंटेंस के लास्ट में क्या चुके थे, चुका था, गया था, लिया था, दिया था, आया था, ऐसे शब्द आएंगे तो उन वाक्यों को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में प्लेस करेंगे, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। अब दोस्तों, यहां से कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कंडीशन जिसमें कंफ्यूजन अराइज होता है। अब दोस्तों, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। दोस्तों, पहली बात, पास्ट की कंडीशन रही, किसी कंडीशन रही पास्ट की, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम दो एक्शंस को, दो कार्यों को मिला के एक वाक्य बना देते हैं, वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों, ऐसे कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं और ऐसे वाक्य होंगे, मेरे वापस आने से पहले वह सो गया था। दोस्तों, यहां पर दो एक्शंस होंगे। कितने एक्शंस होंगे? दो एक्शन होंगे, एक्शन वन और एक्शन टू। कहने का मतलब दो वाक्य होंगे और उनको हम पहले या बाद इनमें से कोई एक शब्द यूज करके दोनों वाक्यों को हम जोड़ देते हैं। तो दोनों वाक्यों को हम अलग अलग फ्रेम करते हैं। अलग अलग फ्रेमिंग क्या होगी दोस्तों? जो जो एक्शन पहले हुआ है, जो एक्शन पहले होता है, उसको हम प्लेस करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें फ्रेम करते हैं दोस्तों? पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करते हैं। और जो एक्शन बाद में होता है उसको हम फ्रेम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेम करते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप इसको याद रखिएगा, कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब पहले और बाद वाला एक्शन जरा दोस्तों हम शॉर्टकट में देख लेते हैं, बाद में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, एक सेंटेंस लिखा हमने, सेंटेंस नंबर 3 लिखा हमने, मेरे वापस आने से पहले वह सो गया था। अब दोस्तों, इसमें दो वाक्य हैं, एक तो मैं वापस आया और दूसरा वह सो गया था। अब पहले कौन सा एक्शन हुआ है? मेरे वापस आने से पहले वह सो गया था। इसका मतलब पहले वह सो गया था और बाद में वह वापस आया। तो दोनों एक्शंस को पहले और बाद की कंडीशन से आप समय के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जैसी कंडीशन बनेगी वैसा ही फ्रेम कर देंगे। तो इस वाक्य में मेरे वापस आने से पहले वह सो गया था, तो वह पहले सो गया था, तो इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे और मैं वापस आया, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में फ्रेम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी और भी क्लियर तब हो जाएगी जब हम इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो बात हुई पहचान की और हमने कंडीशन की बात की जहां से कंफ्यूजन होता है। अब हम बात करते जरा रूल की। रूल क्या है दोस्तों? रूल इसका क्या लिखा हम लोगों ने, सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए क्या यूज करना है? सब्जेक्ट यूज करना है। फिर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तब भी हैड, सब्जेक्ट अपना प्लुरल है तब भी हैड। एक वचन सब्जेक्ट है तब भी हैड यूज करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट है तब भी हैड ही यूज करेंगे। और हैड हम जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ में हमें मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर रिमेनिंग वर्ड्स भी हम लोग यूज करेंगे, सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्रेमिंग। फ्रेम करते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 क्या लिखा है? बेअसहाय मजदूर अपने घर पहुंच चुके थे। दोस्तों, अब इस सेंटेंस में पहला काम हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है बेअसहाय
मजदूर, ये रहा अपना सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, पहुंचना, तो ये रहा अपना वर्ब। तो दोस्तों अब फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमें यूज करना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बेअसहाय मजदूर। और बेअसहाय मजदूर, इनके लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दोज का मतलब हुआ बे, और असहाय के लिए लिखेंगे हेल्पलेस। क्या लिखेंगे दोस्तों, हेल्पलेस। दोज हेल्पलेस। और वर्कर्स होगी मजदूरों की इंग्लिश, दोज हेल्पलेस वर्कर्स। दोज हेल्पलेस वर्कर्स, सब्जेक्ट हमने प्लेस किया। और अब बारी है हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। क्या है दोस्तों, हैड। कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हमें हैड ही यूज करना है। और वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। रीच का थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है, रीच्ड। दोज हेल्पलेस वर्कर्स हैड रीच्ड, पहुंच चुके थे। अच्छा, कहां पहुंच चुके थे, रिमेनिंग वर्ड्स में क्या है, अपने घर। कहां पहुंच चुके थे दोस्तों, अपने घर। और अपने घर की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, वर्कर्स के लिए घर की इंग्लिश होगी देयर, सॉरी अपने की इंग्लिश होगी देयर। और घर की इंग्लिश क्या होती सबको पता है, होम। क्या होती है दोस्तों, होम। और यहां पर आप होम भी राइट कर सकते हैं और होम्स भी राइट कर सकते हैं। अच्छा, होम राइट करेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, होम्स राइट करेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों। अगर आपने होम्स लिखा तो इन वर्कर्स के घर अलग अलग हैं, ये एक ही फैमिली के वर्कर्स नहीं है। और अगर आपने होम लिखा तो इन वर्कर्स का एक कॉमन घर है जिसमें सारे के सारे सब रहते हैं, एक कॉमन फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो चाहे आप होम लिखें चाहे आप होम्स लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सेंटेंस दोस्तों इस तरीके से अपना पहला फ्रेम हो गया। सबसे पहले हमने लिखा दोज हेल्पलेस वर्कर्स, जो अपना सब्जेक्ट हुआ। फिर हमने हैड हेल्पिंग वर्ब यूज किया, और हैड के बाद में हमने मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज किया, और फिर देयर होम्स अदर वर्ड्स में हमने राइट कर दिया। सेंटेंस बड़ी ही आसानी से फ्रेम हो गया। दोस्तों अब फ्रेम करते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या है, मैं इस प्रश्न को पहले ही हल कर चुका हूं। दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 फ्रेम करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, नेवर। तो ये कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जिनको हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो ऐसा ही यहां पर हम यूज करेंगे ऑलरेडी को, उसको हम हैड के बाद यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, आई। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड, आई हैड। और वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब है हल करना। वर्ब क्या दोस्तों, हल करना। लेकिन इससे पहले हमें यूज करने ही पहले ही की इंग्लिश, और पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। क्या होती है दोस्तों, ऑलरेडी। तो आई हैड ऑलरेडी, और वर्ब क्या है, सॉल्व है। और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड। आई हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड, मैं पहले ही सॉल्व कर चुका था। अच्छा, क्या सॉल्व कर चुका था, इस प्रश्न को। इस प्रश्न को मतलब दिस क्वेश्चन। क्या होगा दोस्तों, होगा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, आई हैड ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर चुका था। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, ऑलरेडी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे और भी हैं, कौन कौन से हैं, जैसे हैं नेवर, कौन है, नेवर है, ऑलवेज है, ऑफन है। इनको भी हम लोग कहां पर फ्रेम करते हैं, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही वर्ब के बीच में राइट करते हैं। ऐसे ही हमने ऑलरेडी को भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में राइट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको, ये पॉइंट आपको बड़ी अच्छी से समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और उसको फ्रेम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे वापस आने से पहले, मेरे वापस आने से पहले वह सो गया था। अब दोस्तों यहां पर हम वो कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। अब दोस्तों क्या है, इसमें दो एक्शन है, वह सो गया था ये पहले हुआ है, और मेरे वापस आने से पहले, इसका मतलब मैं वापस आया। तो मैं वापस बाद में आया, वह पहले सो गया था। तो जो एक्शन पहले हुआ इसको हम पास्ट परफेक्ट में प्लेस करेंगे, वह सो गया था ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा।
और पास्ट परफेक्ट में इसको फ्रेम करते हैं, वह के लिए लिखा हमने ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ दोस्तों, हैड सब्जेक्ट हुआ, हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही हैड, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्या होता है दोस्तों, स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह सो गया था। ये तो हमने फ्रेम कर दिया पास्ट परफेक्ट में। अब बची इसकी बारी। तो इसमें दोस्तों पहले के लिए हम लोग यूज करते हैं बिफोर। क्या यूज करते हैं दोस्तों, पहले के लिए यूज करते हैं बिफोर, ही हैड स्लेप्ट बिफोर, और अब बचा मैं वापस आया। इसको हमें फ्रेम करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आए, और वापस आने की इंग्लिश होती है रिटर्न। क्या होती है दोस्तों, रिटर्न, और हम पास्ट इंडेफिनिट में इसमें यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म, तो हमने लिखा आई रिटर्न्ड। तो दोस्तों सिंपली है, सिंपल सी बात है, ये हुआ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। क्या फ्रेम किया दोस्तों हमने, पास्ट इंडेफिनिट, और ये हमने फ्रेम किया पास्ट परफेक्ट। क्या फ्रेम किया दोस्तों, परफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ था और ये एक्शन बाद में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसकी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उसके आने के बाद आया, मैं उसके आने के बाद आया, मैं भी आया और वो भी आया है, लेकिन पहले कौन आया है, पहले वह आया है और उसके बाद मैं आया हूं। तो मैं आया, मैं उसके आने के बाद आया, मतलब पहले वह आया बाद में मैं आया। तो इसको आप ट्रांसलेट करते हैं, आई केम, आई केम, मैं आया, मैं बाद में आया था, इसीलिए हमने इसको रखा है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें रखा दोस्तों, इसको हमने लिखा है पास्ट, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ है, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर ही हैड कम, आफ्टर ही हैड कम। तो दोस्तों ही हुआ सब्जेक्ट, ही हुआ सब्जेक्ट, और हैड हुआ हेल्पिंग वर्ब, और कम हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों ये कौन सा एक्शन है, ये एक्शन है जो पहले हुआ है, और इसको हमने फ्रेम किया है पास्ट परफेक्ट में। किसमें फ्रेम किया दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में फ्रेम किया है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। तो जो एक्शन पहले होना है उसको पास्ट परफेक्ट में फ्रेम करना है, और जो एक्शन बाद में हुआ है, जो कार्य बाद में हुआ है, उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के फार्मूले से ट्रांसलेट करना है, और दोनों ही सेंटेंसेस को हमें आफ्टर या बिफोर से जोड़ देना है। अब दोस्तों आप इस सेंटेंस को इधर लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को इधर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो फॉर्मेशन है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप सफल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टेंस भी समझ में आया होगा, इसको भी हमने कैसे ट्रांसलेट किया ये भी बात समझ में आई होगी। दोस्तों अब फ्रेम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कृष्ण 4 बजे से पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। तो दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसकी शुरुआत हुई है क्या से। दोस्तों जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरुआत है तो उसके लिए हमने ये थर्ड फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले हमें यूज करना है हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के साथ में प्रोसीड करना है। तो अब इसको फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले हमें यूज करना है हैड। क्या यूज करना दोस्तों, हैड, हमने हैड यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट की बारी है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है, किशन। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, किशन, हैड किशन, हैड किशन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बारी है V3 की, और V3 वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब एक बार फिर से पहुंचना है, और पहुंचने की इंग्लिश हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो थी रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म क्या था, रीच्ड। हैड किशन रीच्ड, क्या किशन पहुंच चुका था। अच्छा कहां पहुंच चुका था, कहां पहुंच चुका था, अपने गंतव्य पर। तो अपने की इंग्लिश किशन के लिए लिखेंगे हम लोग हेज, और गंतव्य की इंग्लिश होती है डेस्टिनेशन। इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, हेज और गंतव्य की इंग्लिश होती है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। तो ये अभी तक बना हैड किशन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, और कब, अभी टाइम बचा है पास्ट का, बचा है 4 बजे से पहले। तो पहले की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, बिफोर, और 4 बजे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, 4 o'clock, 4 o'clock।
तो दोस्तों ये सेंटेंस बड़ी ही आसानी से फ्रेम हो गया। क्या फ्रेम हो गया? हैड किशन रीच्ड हिज डेस्टिनेशन बिफोर 4 o'clock। बड़ी ही आसानी से ये सेंटेंस हम लोगों ने फ्रेम कर लिया। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर सब्जेक्ट यूज किया, फिर थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को हमने प्लेस कर दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या फ्रेमिंग बनती है उसकी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 महीने पहले तुम कहां गए थे? 3 महीने पहले तुम कहां गए थे? तो तुम कहां गए थे, ये सेंटेंस देखिए दोस्तों इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव जिसमें क्यों, कहां, कैसे, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में गिवन है। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड गिवन है तो उसके लिए हमने लास्ट फार्मूला लिखा है। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, फिर हैड यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी एज यूजुअल हमें प्रोसीड करना है। तो चलिए उसको इसको फ्रेम करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम है, और क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहां है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यूज करनी है, दैट इज वेयर। तो कहां की इंग्लिश दोस्तों क्या होती है? वेयर होती है। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब हमें क्या यूज करना है? हैड यूज करना है, हैड यूज कर लो, वेयर हैड। और अब हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो वेयर हैड यू, वेयर हैड यू। तो क्वेश्चन वर्ड हमने यूज कर लिया, हैड यूज कर लिया, सब्जेक्ट यूज कर लिया। अब बारी है V3 की, थर्ड फॉर्म दी वर्ब। थर्ड फॉर्म दी वर्ब क्या है? गए। गए का मतलब जाना होता है, और जाने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? गो। और गो का थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों? गॉन। वेयर हैड यू गॉन? कहां गए थे? तुम कहां गए थे? अब कब कहां गए थे? 3 महीने पहले। और पहले की इंग्लिश दोस्तों होती है बिफोर। क्या होती है? बिफोर। और 3 महीने के लिए क्या लिखेंगे? बिफोर 3 months। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिफोर 3 months। और ये सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया। वेयर हैड यू गॉन बिफोर 3 months? 3 महीने पहले तुम कहां गए थे? सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया, फिर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हमने, और फिर हमने बिफोर के साथ में पास्ट का टाइम राइट कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, एक नया सेगमेंट जोड़ा है। आज से हम लोग हर एक इंग्लिश की क्लास में एक मीनिंग वर्ड डिस्कस किया करेंगे। और आज का वर्ड है अपोजिट। कौन सा वर्ड दोस्तों? अपोजिट। दोस्तों ये अपोजिट उल्टा वाला नहीं है, इसका मतलब होता है स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग, एप्रोप्रिएट, बहुत ही उपयुक्त। क्या मतलब होता है उसका? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपयुक्त, मतलब बहुत सही हो, जो चीज बिल्कुल सही हो उसको हम बोलते हैं अपोजिट। लेकिन इससे मिलता जुलता ठीक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला वर्ड है ऑपोजिट। क्या दोस्तों है? अपोजिट वर्ड है, इसका मतलब होता है उल्टा। क्या दोस्तों मतलब होता है उल्टा या विपरीत, या विपरीत। दोस्तों इस बात को आप समझ के चलिएगा दोस्तों, क्या है? APPOSIT, अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, सुइटेबल। और ये ओ से स्टार्ट हुआ अपोजिट, उसका मतलब होता है उल्टा। तो आज का वर्ड है अपोजिट, इसका मतलब क्या है? उपयुक्त। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है स्ट्राइकिंग, एप्रोप्रिएट, बिल्कुल ही सटीक, और एंटोनियम बन गया इसका अपोजिट वर्ड। क्या बन गया? अपोजिट बन गया इनएप्रोप्रिएट। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको टेंस समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों इसके साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक, व्हाट्सएप लिंक दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वहां से आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का यथासंभव बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।